अब देखो, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ तुम लोगों ने क्लास 9th और 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था एक्चुअली, है कि नहीं। अब देखो, जब भी हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ डिफाइन क्या करता है? कूलम्स लॉ डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ डिफाइन क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्ज मेरे कैसे हैं? पॉइंट चार्ज हैं। तो कूलम्स लॉ में हम किसकी बात कर रहे हैं? कूलम्स लॉ में हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। तो कूलम्स लॉ डिफाइन क्या करता है कि हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया? पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया कि हम एक ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसका चार्ज तो होगा लेकिन उसका साइज कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर है जिस पे चार्ज है लेकिन दिखने में उसका साइज नेग्लिजिबल है तो उसको वहां पे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है और दोनों को हमने कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है? r डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है। तो जो कूलम्स का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि अगर चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, कि मान लो ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, या फिर ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज भी क्या है? नेगेटिव है। तो फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स राइट की ओर अप्लाई करेगा और जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई करता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर चार्ज का नेचर ऑपोजिट है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर वहां पे क्या अप्लाई करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये कूलम्ब का फर्स्ट लॉ था वहां पे कि सिमिलर चार्जेस होंगे तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। लेकिन जब हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वहां पे क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब मान लो इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं और मान लो इस डायग्राम में दोनों ही चार्ज मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो होगा क्या? Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों चार्ज मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो Q1 Q2 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और जो भी फोर्स रहेगा वो दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स रिपल्सिव होगा और इस फोर्स को हम लिखेंगे F21। तो F21 को हम क्या बोल रहे हैं? F21 को बोल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली क्या होगा? Q1 अगर Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स राइट की ओर अप्लाई करता है तो ये Q2 भी Q1 के ऊपर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट की ओर अप्लाई करेगा और उस फोर्स को हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे? F12 बोलेंगे। अब हम लोग क्या बोलते हैं? F12 और F21 की बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जितना Q1 ने Q2 के ऊपर अप्लाई किया उतना ही Q2 ने किसके ऊपर अप्लाई किया? Q1 के ऊपर अप्लाई किया, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव वेक्टर मानेंगे, तो इसको हम लिखेंगे F12 किसके बराबर हो गया? -F21 के, वहां पे, है कि नहीं। अब कूलम्स का लॉ क्या डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, और इन दोनों रिजल्ट को जब हम कंबाइंड करते हैं तो रिजल्ट आता है F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो तो लिखोगे KQ1 Q2 बाय कितना हो गया R स्क्वायर हो गया। देखो है कि नहीं वहां पे। अब K तुम्हारा कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं SI सिस्टम में तो ये जो K कांस्टेंट रहता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये होती है SI सिस्टम में इसकी यूनिट। तो चेक कर लेना इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी वहां से। और जब हम एप्सिलॉन R की बात करते हैं तो एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये कांस्टेंट है। लेकिन जब एप्सिलॉन R की बात करते हैं तो एप्सिलॉन R मेरी क्या है, एप्सिलॉन R मेरी रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर के लिए 1 होगी, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के लिए वैल्यू क्या होती है, 81 होती है। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के लिए वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, तो आगे जब हम लोग कैप्स्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर कुछ बुक में देखोगे इसको वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे के रखता है। तो कुछ बुक में उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा या फिर कुछ बुक में उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेगा वहां पे। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं SI सिस्टम में तो K कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। जब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो SI सिस्टम में जो फोर्स आता है उसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹। इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। मीडियम हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एयर। अगर एयर मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे देगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 बाय कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ये तो SI सिस्टम है। अगर CGS सिस्टम की बात करोगे तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम CGS में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और जो एप्सिलॉन R रहेगा उसकी वैल्यू हमें केवल क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है वहां पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हम SI सिस्टम में ही फॉर्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो कूलम्स का लॉ है। कूलम्स का लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, कूलम्स का लॉ डिफाइन कर रहा है कि अगर कभी भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और मेनली इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं केवल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली कि अगर मान लो यहां पे कोई चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और इस फोर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, F21 देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि दोनों फोर्स को ज्वाइन करने, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो भी कूलम्स का लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। जो भी कूलम्स का लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करने का मतलब है जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 किसके ऊपर अप्लाई करेगा, Q1 के ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, देखो है कि नहीं वहां पे। फिर जब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है कंजर्वेटिव इन नेचर।
जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो आगे पढ़ोगे, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो हमें प्रॉपर्टी क्या रखनी है, वर्क डन राउंड द ट्रिप जीरो। ये हम लोगों ने पढ़ा है वर्क पर एनर्जी में कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन राउंड द ट्रिप, एक कंप्लीट ट्रिप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और साथ में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव हैं तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली है कि जो भी कूलम्स का लॉ है, वो जो भी कूलम्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आता है वो फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका मतलब है कि वर्क डन राउंड द ट्रिप जीरो होगा, वन कंप्लीट ट्रिप में मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होगी। और साथ में ये भी लिखवाया था कि वर्क डन जो रहता है वो तुम्हारा वहां पे क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे कोई चार्ज है Q1 और ये Q1 चार्ज मेरा वहां पे क्या है, फिक्स्ड है। एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज मेरा क्या है, फिक्स्ड है। यहां पे कहीं मेरे पास क्या है, Q2 चार्ज है। और ये जो Q2 चार्ज है, मान लो ये Q2 चार्ज अभी A पे है, कुछ टाइम बाद Q2 चार्ज को हम इस तरह से मूव कराते हुए B पॉइंट पे लेके आ गए।